हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार और पत्रों का विश्लेषण करता हूं। हिंदी समाचार पत्र, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनसत्ता और बीबीसी हिंदी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितनी भी न्यूज़ अच्छी है, जो कि न्यूज़ का चर्चा करना ज़रूरी है आप सबों के साथ, मैं उन सभी समाचारों का विश्लेषण करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इजराइल पूरी तरह से चर्चा में है और जो चर्चा में होता है, जो दिखता है वही बिकता है। ये इस तरह का एग्जाम्पल बोलते हैं और गांव में भी सुनने को मिलता है। तो जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इजराइल ने गाज़ा में दागी तोपें, 9,000 सैनिक तैनात। इजराइल और गाज़ा एक पट्टी, एक जगह है जो कि फिलिस्तीन का क्षेत्र है और इसी गाज़ा पट्टी को लेकर दोनों देश के बीच में विवाद होता है। फिलिस्तीन, इजराइल और हमास के बीच। हमास एक आतंकवादी संगठन है इजराइल के अनुसार। अलग अलग कुछ देश इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं और कुछ देश अपने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए काम करता है ताकि फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र आज़ाद किया जा सके। और इजराइल मतलब कि आज़ाद फ़िलिस्तीन है, लेकिन एक अलग तरह का इजराइल का कब्ज़ा है जो कि इससे कि हम लोग हट सकें। इजराइल और हमास के बीच में जारी संघर्ष युद्ध की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को इजराइल ने उत्तरी गाज़ा के उग्रवादी सुरंगों को नष्ट करने के लिए अपने तोप से भारी गोले दागे। इस गोलीबारी में अग्रिम मोर्चे के असैन्य की ओर करीबन के दोनों देशों के बीच में 9,000 सैनिक तैनात हो चुके हैं और युद्ध की जैसी परिस्थिति तो है ही। और देखिए आगे क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, EU, ब्रिटेन, अमेरिका, अलग अलग देश सोचते हैं कि इस युद्ध को शांत किया जा सके और यहाँ पे शांति कायम किया जा सके। भारत की तरफ से शांति कायम करने की अपील की गई है। हाँ, पिछले दिन हम लोग न्यूज़ में पढ़े थे कि नेपाल KP शर्मा ओली जो थे, ये विश्वास मत हासिल नहीं किए थे। विश्वास मत क्या होता है? तो जो पार्टी को सरकार बनानी होती है, जैसे मान लीजिए कि 230 सीट है, 230 सीट है तो 230 सीट में जिस व्यक्ति के पास 151 सीट होगा वही व्यक्ति सरकार बना पाएगा, वही व्यक्ति विश्वास मत हासिल कर पाया। ठीक है ना? तो ये व्यक्ति उस दिन तक हासिल नहीं कर पाए थे। मैं एग्जांपल दिया हूँ 230 के लिए। नेपाल में 230 नहीं कंफर्म नहीं है, मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि KP शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जानना जरूरी इसलिए है ना कि भारत का पड़ोसी देश है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है, इन सभी प्रश्न बनते हैं। तो संसद में विश्वास मत गंवाने के 4 दिन बाद KP शर्मा ओली शुक्रवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। शुक्रवार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको आमंत्रित की गई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अल्पमत में सरकार प्रतिनिधित्व करेंगे। सोमवार को संसद में विश्वास मत हारने के बाद उनके पास बहुमत नहीं थी। ओली को गुरुवार को इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया, जबकि विपक्षी पार्टी नई सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल करने में भी विफल रही। दोनों पार्टी बहुमत हासिल करने में विफल रही। तो विद्यादेवी भंडारी वहाँ की जो महिला राष्ट्रपति है, वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, वो इनको इन्वाइट की और सरकार बनाने के लिए कही। तो KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल से हम लोगों का बहुत पुराना रिलेशन है। यहाँ की गोरखा जो रेजिमेंट है भारत में और अलग अलग देशों में भी काम करती है और विद्यादेवी भंडारी वहाँ की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और आगे बढ़ते हैं, फिर अगले न्यूज़ के देखते हैं। इजराइल और गाज़ा ने दागी तोप 9,000 सैनिक तैनात। दोनों देशों के बीच में स्थिति विकट हो चुकी है। सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा है इजराइल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद लड़ाई तेज हो रही है। यहूदी और अरब समूह के बीच लॉर्ड शहर में हिंसक झड़पें हुई है। दंगों में सबसे ज़्यादा मामले यरूशलेम, लॉर्ड, हाइफा और सखनीन शहर में सामने है। इजराइल की पुलिस ने करीब 750 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है और यहाँ पे संयुक्त सुरक्षा परिषद भी इसको यहाँ पे US ने सुरक्षा परिषद की बैठक को ब्लॉक किया। उधर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक संगठन है जो कि UNO के अंतर्गत काम करता है। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 अस्थाई सदस्य यानी 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि अस्थाई सदस्य के रूप में 10 अस्थाई सदस्य हैं और 5 अस्थाई सदस्य हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर की संख्या 5 है, जो कि कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन है।
अस्थायी सदस्य के रूप में 10 देश है, जिसमें भारत अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है, जिसमें भारत अभी 2019 लास्ट में चुनी गई थी, 2020 के लास्ट में चुनी गई थी। 2022 तक भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य है। अमेरिका का कहना है कि इस मीटिंग को शांतिपूर्ण कायम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह मीटिंग चीन की तरफ से बुलाई गई है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव संघर्ष रोकने की अपील कर रहे हैं। अलग अलग संस्था इस युद्ध को रोकने की अपील कर रही है। आगे देखते हैं कि हाँ युद्ध कितने दिन तक चलता है, और अलग अलग संगठन लगे हुए हैं शांति स्थापित करने के लिए। शांति स्थापित हो पाएगी, और शांति स्थापित होगी तब जाके ही यह अच्छा हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूज़ बहुत अच्छा है। न्यूज़ लेने का मेरा मेन पर्पस था ना, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं आम के बारे में बताऊं। नए देशों के निर्यात की तैयारी, यानी कि निर्यात किसी भी देश में निर्यात, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि निर्यात किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट का काम होता है। आयात हम लोग करते हैं तो अपने देश का पैसा दूसरे देश में देते हैं। निर्यात जब करते हैं तो दूसरे देशों का पैसा अपने देश में लेते हैं। ज़्यादातर निर्यात डॉलर में ही होता है। अलग अलग देशों में फिर निर्यात होता है ना, डॉलर में होता है। अगर कोई सामान हम लोग भेजते हैं दूसरे देशों में तो वहाँ से डॉलर हमारे देश में आती है, और डॉलर का कंजप्शन जब हमारे देश में बढ़ता है तो देश के डेवलपमेंट में काम आता है। तो अब नए देशों में निर्यात की तैयारी, क्या चीज़ की तैयारी हो रही है? तो आम बेचने की तैयारी अलग अलग दूसरे देशों में हो रही है। आइए पढ़ते हैं किस किस देशों में, नए देशों में आम बेचा जाएगा। भारत ने अब आम का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूरोपियन यूनियन जिससे EU और नेपाल का होता रहा, लेकिन अब दूसरे देशों में भी निर्यात की तैयारी की जा रही है। इन देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस भी शामिल है। अब भारत का आम जापान जाएगा, दक्षिण कोरिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा और मॉरिशस जाएगा। भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन निर्यात के मामले में वह मेक्सिको और पाकिस्तान से पिछड़ा हुआ है। आम का उत्पादन हम करते हैं, लेकिन हम सारे आम अपने देश में खा जाते हैं। तो आम का सबसे बड़ा जो उत्पादक भारत है, लेकिन भारत तीसरे नंबर पे आता है बेचने में। मेक्सिको सबसे ज़्यादा बेचता है और पाकिस्तान सबसे उसके बाद बेचता है, और भारत जो है उतना आम नहीं बेच पाता है, ताकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। अब अलग अलग देशों में आम बेचना शुरू करेगी। तो आम बेचने में क्या होगा, देखिए निर्यात करने से देश का कभी भी फायदा होता है। पिछले वर्ष आम का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कम हो रहा है। 2019-20 में भारत से लगभग 5.6 करोड़ डॉलर का आम निर्यात हुआ, जबकि पिछले साल अप्रैल से फरवरी के बीच में 2.83 करोड़ डॉलर का आम निर्यात किया गया। निर्यात में कमी का यह बड़ा कारण कोरोना लॉकडाउन रहा और आम पीक सीजन। देखिए कोरोना के कारण बहुत सारे मतलब कि व्यापार पे लॉस हो रही है। और यहाँ एक आम के बारे में मैं बता देता हूँ कि अल्फांसो नामक एक आम होता है, अल्फांसो, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। और एक पुर्तगाल का गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो उसी के नाम पे उस आम का नाम रखा गया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पे अल्फांसो आम है, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है और बहुत ही खूबसूरत आम है। उस आम का निर्यात अमेरिका और अलग अलग देशों में की जाती है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये सारी न्यूज़, ये सारी कंटेंट, ये सारा जो न्यूज़ का विश्लेषण है आप सबों को पसंद आया होगा, और मैं आप सबों को अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।